वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के बारे में। हिंदी अनुवाद का पेपर आपका कल लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी आपकी होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, 26 की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूं, यह वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया पूरा तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूं, कल आपकी जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की किसी भी संबंधित कॉलेज में आप परीक्षा दे रहे होंगे, आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूं। हिंदी अनुवाद का यह वीडियो आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चले, बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना होता है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में, और उसी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास रहेगा, और इन प्रश्नों को आप समझ लीजिए। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके देखने को मिलेंगे। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी पैटर्न के प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है, तो सभी आपके प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अनुवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न तो आपका जो है सर्तियां आना है, मतलब आना ही आना है एकदम से। ठीक है, अनुवाद से क्या आप समझते हैं। तो अनुवाद जो शब्द है इसमें केंद्रीय शब्द है वाद, चूंकि जो एक प्रकार से संस्कृत का एक धातु है वद धातु से बना हुआ है वाद, और वाद में एक प्रकार से वद धातु का मतलब क्या होता है, वद धातु का मतलब क्या होता है भैया, वद धातु का मतलब होता है आपका बोलना या कहना, यानी टू से। ठीक है, ये वद धातु का मतलब होता है, और उसमें वद धातु में अन उपसर्ग लगा करके बनता है अनुवाद। ठीक है, ये अनुवाद का अर्थ होता है। वद से विकसित हुआ है क्या, वाद का अर्थ होता है कथन या कही गई कोई बात, या फिर बोला गया या व्यक्त किया गया कोई भी विचार जो एक प्रकार से बोला गया हो, ठीक है, कहा गया हो, वो आपका क्या होता है, वही वाद का मतलब होता है। वाद माने विचारधारा। ठीक है, तो इस प्रकार अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कथन का पुनः कथन, क्योंकि अनु माने होता है पुनः। ठीक है, किसी कही गई बात को फिर से कहना या उसी कही हुई बात को दोहराना किसी अन्य भाषा में, वो होता है अनुवाद। अनुवाद की सीधी सी परिभाषा या अनुवाद का सीधा सा शाब्दिक क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई बात को दोबारा से कहना। अब दोबारा से कहेंगे तो आप अन्य भाषा में कह रहे हैं या उसी भाषा में कह रहे हैं, तो वो दोनों एक प्रकार से सेम होगा। देखिए, अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद एक प्रकार से एक भाषा का दूसरे भाषा में एक प्रकार से अंतरण होना होता है। ठीक है, एक विचार दूसरी भाषा, मतलब एक भाषा के विचार दूसरी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, वही अनुवाद होता है। तो अनुवाद का ये अर्थ हुआ। अनुवाद का कोषगत अर्थ अगर देखें, कोषगत मतलब होता है डिक्शनरी वगैरह में अनुवाद के अर्थ के रूप में क्या कहा गया है। तो अनुवाद का कोषगत अर्थ भी आवृत्ति या दोहराना ही होता है। आवृत्ति मतलब कि लगातार या दोहराना जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा बामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी कोश की अगर बात की जाए तो बामन शिवराज आप्टे का जो संस्कृत हिंदी कोश है उसमें अनुवाद शब्द का अर्थ जो है निम्न प्रकार से दिया गया। किस प्रकार से, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जो बामन शिवराम आप्टे का एक प्रकार से संस्कृत हिंदी कोश है उसमें अनुवाद के अर्थ के बारे में बताया गया कि सामान्य रूप से आवृत्ति दोहराना, व्याख्या करना, उदाहरण या समर्थन की दृष्टि से आवृत्ति, व्याख्यात्मक आवृत्ति, पूर्व कथित बात का उल्लेख या उल्लेख का पुनर्उल्लेख या फिर टीका करना, ये सब एक प्रकार से क्या होता है, यही सब अनुवाद का अर्थ होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शुरू में जब हिंदी में अनुवाद शब्द को संस्कृत शब्द के अर्थ प्रसंग में लिया गया तो एक प्रकार से मतलब लिया जाता रहा है, इसलिए इसके पर्याय अनुवचन, यानी कि अनुवाद को अनुवचन भी कहते हैं, अनुवाक भी कहते हैं, अनुकथन भी कहते हैं। इसके अलावा पाश्चात्य मतलब कि पाश्चात्य कथन भी कहते हैं, इसको टीका भी कहते हैं, अनुवाद को भाषा अनुवाद भी कहते हैं, आवृत्तिक भी कहते हैं। ये तमाम प्रकार के शब्द एक प्रकार से प्रचलित हुए हैं अनुवाद के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किंतु
आधुनिक काल में अगर देखें मॉडर्न पीरियड में, तो भाषाओं में पारस्परिकता का संबंध विकसित होने के बाद से अनुवाद जो है ये उर्दू शब्द जो है एक प्रकार से खास करके तर्जुमा, उर्दू शब्द है तर्जुमा और अंग्रेजी शब्द है ट्रांसलेशन, इसका भी पर्यायवाची बन गया है। क्योंकि जो ट्रांसलेशन शब्द का अंग्रेजी में मतलब होता है, हिंदी में अनुवाद शब्द का वही मतलब होता है। जो शब्द एक प्रकार से तर्जुमा होता है, उर्दू का शब्द है, उर्दू में तर्जुमा का जो अर्थ होता है वही हिंदी में अनुवाद का अर्थ होता है। आधुनिक समय में ये चीज़ें आपके समक्ष आई। हिंदी थियारस के प्रणेता, थियारस मतलब एक प्रकार से शब्दकोश होता है, ठीक है एक, तो हिंदी थियारस के प्रणेता अरविंद कुमार ने अपने समांतर कोश में अनुवाद को इन्हीं अर्थों में लिया। किन अर्थों में? ट्रांसलेशन और तर्जुमा के अर्थों में लिया है। यानी कि एक प्रकार से किसी एक भाषा के भाव या विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही एक प्रकार से अनुवाद कहलाता है, और जो अनुवाद करता है उसको अनुवादक कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अनुवाद की परिभाषा को देख लेते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है, अनुवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए अनुवाद का अर्थ और परिभाषा दोनों में अंतर है। अर्थ तो मैंने आपको समझा दिया, अब परिभाषा जो होगी वो विभिन्न विद्वान अपने अपने हिसाब से परिभाषा देंगे, तो उन्हीं परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। भाई बातचीत मत करो यार, बातचीत मत करो, वीडियो को देखो। चले, अनेक भाषाविदों, अनेक विद्वानों और अनुवादकों ने इस परिभाषित मतलब इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। चूंकि अनुवाद की कोई एक सटीक परिभाषा दे पाना उतना सरल काम नहीं जितना आप लोग समझते हैं, तो इनमें कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, जिनमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं अनुवाद को लेकर के। उन्होंने कहा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने, कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। क्या? भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था। ध्वन्यात्मक प्रतीक कौन से? अ आ इ ई उ, ये सब ध्वन्यात्मक प्रतीक हैं ध्वनि के। जैसे अ के लिए क्या बोलेंगे? आ के लिए ये लिखते हैं, ठीक है, ये हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसी आ को अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरीके से ध्वनि का प्रतीकीकरण किया जाता है, ठीक है। तो भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की, इन्हीं प्रतीकों की क्या है? एक व्यवस्था है। और अनुवाद जो होता है, अनुवाद क्या है? तो ये भाषा जो होती है ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था होती है, और अनुवाद जो होता है इन्हीं प्रतीकों का, किन्हीं इन प्रतीकों के प्रतिस्थापन होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये प्रतीक है आ, हिंदी में इसको आ कहते हैं, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ए हो जाएगा। तो इन्हीं प्रतीकों का क्या है? प्रतिस्थापन, यानी उसका विकल्प है, दूसरा चीज उसके स्थान पर रख देना। अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के जो निकटतम कथनता और कथ्यता, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद जो होता है निकटतम, समतुल्य और सहज प्रति प्रतीकन होता है। प्रति प्रतीकन मतलब होता है उसी के जैसा अर्थ प्रकट करने वाला दूसरे भाषा का शब्द उस प्रतीक के स्थान पर रख देना, ठीक है। जैसे अंग्रेजी का जो का अक्षर, मतलब अंग्रेजी में जो के बोलते हैं, के, उसको हिंदी में का बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में जिसको आप मतलब हिंदी में आप देवनागरी लिपि में इसको का देखते हैं और अंग्रेजी में उसको के बोल देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अनुवाद और लिपि अंतरण दोनों में अंतर होता है। अभी मैं लिपि अंतरण समझाऊंगा। लिपि अंतरण ये होगा, जैसे आपने लिखा ये राम हो गया आपका अंग्रेजी में, लेकिन ये भाषा तो अंग्रेजी मतलब भाषा हिंदी है। राम शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। और ये लिपि कौन सी है? ये लिपि है आपकी भैया कौन सी? ये लिपि है आपकी रोमन। कौन सी लिपि है? ये रोमन लिपि है। लेकिन अगर यही बात करें, हमने लिख दिया राम, अब ये राम क्या है भाई? ये राम आपका लिपि कौन सी है? लिपि है देवनागरी, और भाषा भी आपकी क्या है? भाषा आपकी कौन सी है? भाषा आपकी हिंदी है। तो कभी कभी क्या होता है मेरे भैया, कभी कभी क्या होता है कि भाषा और लिपि दोनों सेम रहती है, ठीक है। भाषा और लिपि, जैसे यहाँ पर देखेंगे देवनागरी लिपि और भाषा, ये अब यहाँ पर भाषा नहीं बदली, भाषा यहाँ पर हिंदी है लेकिन लिपि देवनागरी हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका लिपि अंतरण हो गया, इसका अनुवाद नहीं हुआ है। राम का अनुवाद राम नहीं होगा, राम का अनुवाद क्या होगा? ये राम का लिपि अंतरण है राम, ठीक है। अनुवाद क्या होगा? जैसे आपने लिखा राम आम खाता है, तो आप लिखेंगे राम ईट्स मैंगो, अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? राम ईट्स मैंगो। तो ये अंग्रेजी हिंदी अनुवाद हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, दूसरे विद्वान है डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव कहते हैं कि एक भाषा यानी स्रोत भाषा, स्रोत भाषा वह भाषा होती जिस भाषा का अनुवाद करना होता है, और जो लक्ष्य भाषा होती है
लक्ष्य भाषा वो होती है जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो स्रोत भाषा, मान लेते हैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो हिंदी आपकी वहाँ पर स्रोत भाषा होगी और लक्ष्य भाषा आपकी कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आप अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो जो आपकी लक्ष्य भाषा होगी वो मतलब वो आपकी कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, और उस समय आपकी जो स्रोत भाषा होगी वो अंग्रेजी हो जाएगी। क्योंकि जिस भाषा का अनुवाद करना है उस भाषा को स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव कहते हैं कि एक भाषा यानी स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक स्थानांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहलाता है। बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी। आगे देखते हैं, अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा। सतीश कुमार रोहरा कहते हैं कि अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना होता है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात एक संक्रिया होती है, और इस संक्रिया के द्वारा क्या होता है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित करी जाती है। जिस भाषा की जो पाठ्य सामग्री होती है प्रतिस्थापित की जाती है, जिस भाषा की पाठ्य सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसको कौन सी, स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में सामग्री प्रतिस्थापित करी जाती है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं अथवा संवाहक भाषा भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसके अलावा नायडा, ये विदेशी विद्वान है नायडा और टेलर, इन्होंने परिभाषा दी, कहा कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को मूल भाषा मतलब जो स्रोत भाषा, जिस भाषा का अनुवाद करना है वो मूल भाषा, तो मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है उसमें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही अनुवाद कहा जाता है। ये नायडा और टेलर ने कहा। संदेश की समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम और स्वाभाविक होती है। ये परिभाषा इन्होंने दी, किसने भाई, ये दी नायडा और टेलर ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी अनुवाद की क्या आवश्यकता पड़ी ऐसी जो अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, और दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। सॉरी, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न आपसे आएगा अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो अनुवाद की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व, इसके संबंध में देखिए, उपयोगिता पूछे, महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे, तीनों में आपको यही लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके संबंध में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी कहते हैं कि अनुवाद प्रविधि में देश और जाति के आत्मविस्तार का भाव निहित होता है। जहां हम अन्य देशों से लेना चाहते हैं वहां कुछ ना कुछ देना भी चाहते हैं, यानी आदान प्रदान की इसी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अनुवाद बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, हमारी संस्कृति, हम कुछ अपनी संस्कृति में दूसरी संस्कृति से सीखते हैं और कुछ हमारी संस्कृति से दूसरे संस्कृति के लोग सीखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उनके भाषा को नहीं जानेंगे तो हम उनकी संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके और रहन सहन के बारे में, उनके बारे में हम सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है मेरे भाइयों मेरे बहनों कि जो है अगर अनुवाद होगा तभी आप विभिन्न स्तर के जितने भी विश्व के देश है सभी के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अनुवाद अपरिहार्य है। अनुवाद के द्वारा अन्य देशों के विचारों को जान पाते हैं हम, अनुसंधान जो अन्य देशों में हो रहे हैं उन खोज वगैरह के बारे में, अन्वेषण के बारे में जान पाते हैं, अन्य देशों में क्या क्या काम काज हो रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, अन्य देशों में राजनीतिक हलचल क्या क्या हो रही है उसको जान पाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और तमाम प्रकार की ऐसी विचारधाराएं जानते हैं जो कि एक प्रकार से हमारे लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। तो ये हम अनुवाद के माध्यम से जानते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अनुवाद का जो है बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसे मान लेते हैं हमको अमेरिका और भारत के बीच के संविधान की तुलना करनी है, ऐसी स्थिति में हमको अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका का संविधान आपको अंग्रेजी में मिलेगा और हिंदुस्तान का संविधान भी अंग्रेजी में मिलेगा, लेकिन हिंदी में एक प्रकार से अगर मान लेते हैं हिंदी में आपका संविधान है, ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी में समझना है तो आपको वहाँ पर अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अमेरिका में क्या क्या प्रावधान है, ब्रिटेन में क्या क्या प्रावधान है, चाइना के संविधान में क्या क्या प्रावधान है, या अन्य देशों के संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को पढ़ा जाए और वो प्रावधान क्या भारत के लिए प्रासंगिक है, अगर है तो उसको लागू किया जाए। तो इस दृष्टि से एक प्रकार से ज़रूरी होता है अनुवाद, ठीक है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक प्रकार से इसलिए ज़रूरी है। किस लिए, आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो भाई, आप लोगों को लाइक करना है भाई। अगर लाइक नहीं करेंगे तो आप सोचो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक प्रकार से फिर क्या हो जाता है, दिल टूट जाता है।
तो दिल मत तोड़िएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा भाई। अगर आ गए हैं चैनल पर तो आप लाइक करके जाइएगा, और जो ना समझ में आए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। हालांकि सारी चीज़ें मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपकी सारे समझ में आ जाए, जो भी कठिन शब्दावली होंगी उसको समझा दूंगा। पहला पॉइंट, अनुवाद जो है एक सेतु है, सेतु माने पुल, तो एक पुल है जिसके माध्यम से क्या होता है, हम विश्व साहित्य की, विश्व संस्कृति, विश्व की राजनीति, विश्व के धर्म, दर्शन और विज्ञान की परंपरा से जुड़ करके अपनी परंपरा को विकसित करते हैं और अपनी परंपरा को और अच्छा और व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहली आवश्यकता अनुवाद की ये है। दूसरी आवश्यकता ये है कि आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उनमें जानना अत्यंत आवश्यक है, यानी जानकारी बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ कब क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमको तब होगी जब हम अनुवाद के बारे में जानेंगे। अन्य देशों और अन्य जातियों के विचारों के बारे में अनुसंधान वहाँ पर क्या हो रहा है उनको जानने के लिए अनुवाद की महती उपयोगिता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। महती माने बहुत ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है कि विश्व ही नहीं बल्कि अपने देश की प्राचीन साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर और अन्य स्वदेशी भाषाओं में आज क्या लिखा जा रहा है उसका ज्ञान भी हमें अनुवाद के द्वारा ही होता है, क्योंकि अपने ही देश में तमाम प्रकार की भाषाएं और तमाम प्रकार के ऐसी कल्चर हैं जिनको आप नहीं जान पाते। जैसे वेद में क्या लिखा है आप कैसे जान पाएंगे, आप हिंदी समझते हैं लेकिन वेद संस्कृत में लिखा हुआ है तो आप कैसे जान पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब आप अनुवाद के द्वारा उसको समझेंगे तो आप हिंदी में उन चीज़ों को जब जानेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि विभिन्न देश प्रदेशों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अनुवाद के महत्व हैं और अनुवाद की उपयोगिता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पांचवा पॉइंट है, पांचवा प्रश्न आ चुका है। पांचवा पॉइंट है, अनुवाद एक वातायन है। वातायन का मतलब होता है एक खिड़की है। कैसी खिड़की है, जिसके द्वारा बाहर की वायु जो होती है प्रकाश के भीतर आती है, मतलब कि प्रकाश भीतर, वायु और प्रकाश जो होते हैं खिड़की से अंदर आते हैं, रोशनदान से अंदर आते हैं। वातायन होता है जो घर में खिड़की होती है जिससे वायु घर में प्रवेश करती है, बाहर की वायु और अंदर की वायु जो होती है बाहर जाती है। ठीक है, और जिसके माध्यम से हम बाहर के संपूर्ण परिदृश्य के रंग, रूप, आकार और कार्य व्यापार को देख और समझ पाते हैं। तो एक ऐसी खिड़की है अनुवाद जिसके द्वारा हम बाहर की चीज़ों को अंदर और अंदर की चीज़ों को बाहर करने का काम करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से खिड़की काम करती है उस तरीके का, जैसे आप किचन में देखते हैं जो पंखा लगा होता है वो अंदर की वायु को बाहर करता है और बाहर की वायु को अंदर करता है, ऐसे ही अनुवाद काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, अनुवाद किसी अन्य भाषा की शिक्षा पाने और देने का प्रथम सम्मान होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। सातवां महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अनुवाद हमारी बौद्धिक और आत्मिक जिज्ञासा, चेतना, मतलब कि सजगता और व्यापकता का एक प्रमुख लक्षण और प्रतीक भी है। इसके अलावा अनुवाद से लक्ष्य भाषा यानी कि जिस भाषा का अनुवाद करना है उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है और निरंतर उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। आज जो हिंदी की शब्द संपदा है, क्या हिंदी के ही सारे शब्द हैं? नहीं, आजकल आप हिंदी में हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी में तमाम प्रकार की जो है अंग्रेजी के शब्दावलियों का, जापान के शब्दावलियों का, ठीक है, और इसके अलावा आप नाना प्रकार के जितने भी आप जो है आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उन सभी तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं हिंदी शब्द संपदा में। तमाम प्रकार के तो नए नए विषयों, शैलियों, इन सभी रूपों समावेश जो हमारे में होता है ये सब अनुवाद के माध्यम से ही होता है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, लिपि अंतरण। तो ये तो अनुवाद आपका होगा। लिपि अंतरण क्या है? लिपि अंतरण, इसकी उपयोगिता बताए। लिपि माने होता है लिखने की एक प्रकार से व्यवस्था। ठीक है, जैसे आपका जो आ है वो आ का प्रतीकों की व्यवस्था होती है। ये आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सब बड़ी ई, ये सब क्या है? ये सब आपकी क्या है भैया? बड़ी ई, छोटी, ये सब आपके लिपि हैं। ठीक है, लिपि प्रतीक चिन्ह है। तो ये सब एक प्रकार से लिखने की कला है। अंग्रेजी में इसको और दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, तो सामान्यतः किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को लिपि अंतरण कहते हैं। सीधा सीधा, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? देखिए मैंने ये लिख दिया, राम आम खाता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, राम आम खाता है। अब यहाँ पर आप इसका लिपि अंतरण करेंगे तो इसका लिपि अंतरण क्या होगा भैया? इसका लिपि अंतरण होगा राम आम खाता है, ये हो जाएगा इसका लिपि अंतरण। लेकिन इसका ये हो गया आपका लिपि अंतरण। बात समझ लीजिए, लिपि अंतरण
लिपि यंत्रण, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए, ये थोड़ा सा ऐसे लिपि यंत्रण ऐसे लिख दीजिए, लिपि यंत्रण, ठीक है। तो वो भी चूंकि अलग अलग मैंने कर दिया इसलिए लिपि यंत्रण मैंने लिख दिया। तो लिपि यंत्रण का मतलब होता है लिपि का अंतरण होना। तो लिपि यंत्रण में यहाँ पर ये लिपि यंत्रण हो गया, लेकिन अब इसी को अनुवाद अगर करेंगे तो अनुवाद क्या हो जाएगा, अनुवाद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुवाद भैया, इसका अनुवाद होगा राम ईट्स मैंगो। ये क्या हो जाएगा, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, ये हो जाएगा अनुवाद, ठीक है। ये लिपि अंतरण हो जाएगा, राम आम खाता है, ऐसे लिखा है, राम ईट्स मैंगो, ये अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, ठीक है। और राम आम खाता है ये एक प्रकार से लिपि, ये एक प्रकार से क्या है, ये स्रोत भाषा ये है, मान लेते इसका अनुवाद हमको करना था, तो ये हो गई आपकी स्रोत भाषा, ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे, स्रोत भाषा ये आपकी हो गई, अंग्रेजी में मैंने किया तो ये आपकी लक्ष्य भाषा हो गई इस समय के लिए, तो ये हो गया अनुवाद, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। लेकिन अगर आपको इसे अर्थ में सीधा सीधा वही लिख देना है, लिपियों का अंतरण, राम आम खाता, ये भी राम आम खाता लिखा है लेकिन दूसरी शैली में लिखा है, इसमें दूसरे प्रतीक चिन्ह है और इसमें दूसरे प्रतीक चिन्ह है, तो प्रतीक चिन्हों का बदलाव ही एक प्रकार से लिपि अंतरण कहलाता है। समझ में आ रहा है। देखें, लिपि अंतरण के लिखे लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारित किया जाता है या गया है। ये नियम इस बात को ध्यान में रखे करके बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है कि लिपि अंतरण जो होता है, पाठ से पुनः मूल पाठ बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मूल पाठ और जो प्रकार से स्रोत और लक्ष्य दोनों एक जैसे ही प्राप्त हो जाएंगे, आपको कोई भाव में अंतर नहीं आएगा। नियम सरल सहज हो ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इन्हें याद करके इनका आसानी से व्यवहार कर सके। भाषा विज्ञान की दृष्टि से लिपि अंतरण दो लेखन पद्धतियों के माध्यम से प्रतिचित्रित होता है, जिसमें लिपि अंतरण की उपयोगिता पहला है। इसकी निम्न उपयोगिता है। पहली बात, किसी प्राचीन या कालातीत लेखन पद्धति या लिपि में लिखी चीज को किसी आधुनिक लिपि या अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करके उसे जीवंत बनाना, ये लिपि अंतरण का एक प्रकार से प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा लिपि अंतरण का अगला उपयोग आपका हो सकता है दूसरा उपयोग लिपि अंतरण का ये होता है कि IPA या किसी अन्य वैज्ञानिक लिपि में किसी चीज को किसी जो है प्रचलित यानी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। जैसे तमाम प्रकार की लिपियां हुई हैं, जैसे आप देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, चित्रात्मक लिपि मिली हुई है, या जो ब्राह्मी लिपि है, खारोष्ठी लिपि है, ठीक है। इन सभी लिपियों को जो पढ़ने का तरीका होता है, कैसे करते हैं, जब उसको हम कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी लिपि में, हिंदी मतलब देवनागरी में करते तो उसको जान पाते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट, किसी व्यवहारिक लिपि में लिखी गई चीज़ को IPA या किसी अन्य मानक वैज्ञानिक लिपि में परिवर्तन ताकि लोग उस शब्द का सही उच्चारण समझ सकें। इसके अलावा एक व्यवहारिक लिपि से दूसरी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन अपनी लिपि की सहायता से दूसरी भाषा सीखी जा सकती है। इसके अलावा किसी टंकण यंत्र या अभिकालित्र पर किसी जो है लिपि में लिखने की सुविधा ना हो तो दूसरी लिपि जिसमें यह सुविधा उपलब्ध हो उसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन पर देवनागरी में आप SMS की सुविधा उपलब्ध ना होने पर, ठीक है, SMS की सुविधा उपलब्ध ना होने पर हिंदी संदेश को रोमन में लिख करके भेजा जाता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, हिंदी में बहुत कम लिखते थे, आजकल तो भाई हिंदी में भी फंट उपलब्ध है, हिंदी में आपने टाइप किया अंग्रेजी में और हिंदी में लिख करके आ जा रहा है, तो आप उसको हिंदी में कर दे रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि आप क्या करते थे, पहले आप हिंदी की चीज़ों को अंग्रेजी में लिखते थे, का हो खाना खाया हो, या एक प्रकार से क्या हाल है। अब क्या हाल है पहले आप ऐसे ये ऐसे नहीं लिखते थे पहले व्हाट्सएप पर, क्या हाल है, आप कैसे लिखते थे, आप ऐसे लिखते थे, क्या लिखते थे, क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल है, ये लिखते थे व्हाट्सएप पर ना। तो अब एक प्रकार से क्या होगा, आप इसको लिखेंगे तो ये हिंदी में डायरेक्ट अपना देवनागरी लिपि में आ जाता है, पहले नहीं होता था ऐसा। छठा पॉइंट ये है कि लिपि अंतरण उनके लिए भी उपयोगी होता है जो कोई भाषा तो बोलना और समझना जानते हैं किंतु उस भाषा की लिपि को नहीं जान पाते, नहीं बात सकते, तो इसलिए लिपि अंतरण जरूरी है। इसके अलावा किसी एक भाषा में लिखते समय दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए लिपि अंतरण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लिपि अंतरण का प्रयोग कभी कभी साधारण कूट लेखन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। तो मशीनी अनुवाद जो होता है, जब हम मशीन से अनुवाद करते तो उसको मशीनी अनुवाद, कंप्यूटर से अनुवाद करते हैं मशीनी अनुवाद होता है। क्लियर, यही चीज़ है। तो अनुवाद, मशीनी अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा या दूसरी अन्य भाषा में अनुवाद के कार्य को कहा जाता है।
मशीनी अनुवाद शब्द का प्रयोग जो है कंप्यूटर अनुवाद के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिसमें किसी पाठ या वाक्य का एक प्राकृतिक भाषा से दूसरी प्राकृतिक भाषा में स्वचालित अनुवाद किया जाता है। आजकल जैसे जो है कंप्यूटर पर जो अनुवाद होता है वो इसी का उदाहरण है। मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत 1950 ईस्वी के बाद शुरू होती है। इसके बाद से विश्व स्तर पर भाषा वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने विविध भाषाओं के लिए, यानी कई भाषाओं के लिए मशीनी अनुवाद के क्षेत्र को विकसित किया। साथ में ही उसके मूल्यांकन के लिए अनेक पद्धतियों का भी विकास किया है। तो एक प्रकार से मशीनी अनुवाद का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि भाई कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अनुवाद। मशीनी अनुवाद का अर्थ है मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं सर्वस्वीकृत हैं। पहला होता है विश्लेषण, दूसरा होता है अंतरण और तीसरा होता है पुनर्गठन। मशीनी अनुवाद में ये तीनों प्रक्रियाएं कंप्यूटर के द्वारा संपन्न होती हैं। ये प्रक्रियाएं पाठ का विश्लेषण करती पहले, उसके बाद में अंतर्वर्ती प्रक्रिया का अंतरण करती हैं और प्रजनन या समायोजन करती हैं। इस तरीके से मशीनी अनुवाद संपन्न होता है इन 3 प्रक्रियाओं के बाद में। मशीनी अनुवाद जो होता है कभी कभी गलत भी साबित होता है, क्योंकि कभी कभी वो भावनाओं को समझ नहीं पाता है। क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी में जो गूगल ट्रांसलेटर इस समय है उस पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो जो अनुवाद होता है वो कभी कभी जो भाव अनुवाद होता है वो नहीं हो पाता शब्द। तो मशीनी अनुवाद कैसा है, मशीनी अनुवाद जो है एक शब्द अनुवाद होता है, शब्द प्रति शब्द अनुवाद करता है, लेकिन ये भाव का अनुवाद नहीं कर पाता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मशीनी अनुवाद की सार्थकता इसी में है कि मशीन के लिए अनुवाद कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उससे मशीन सरलतापूर्वक और अच्छी गुणवत्ता यानी क्वालिटी वाला अनुवाद कर सके। तो ये मशीनी अनुवाद होता है। प्रश्न 7 देखेंगे, एक अनुवादक के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, यानी एक अच्छा अनुवादक के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण होता है भैया एक अच्छे अनुवादक में क्या, कि भाषा पर प्रभुत्व उसका होना चाहिए। ठीक है, भाषा यानी जिस 2 भाषा का अनुवाद करना है या एक प्रकार से किसी भाषा में अनुवाद करना तो उसको भाषा आनी चाहिए, दोनों तीनों। ठीक है, कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञाता तो होना चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति और उसकी व्याकरणिक व्यवस्था शैली और अनुप्रयोगात्मकता और आधिकारिक ज्ञान उसका होना चाहिए। जिस भाषा का अनुवाद करना है और जिस भाषा में अनुवाद करना, दोनों की जानकारी उसको होनी चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों की, विशिष्ट प्रयोगों की, सूक्तियों की, कथनों की, इनकी भी गहन समझ बनानी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो इससे क्या हो जाएगा, कभी कभी जब सूक्ति वगैरह बोली जाएगी, जैसे मान लेते हैं बोला गया हिंदी में कि भाई अंग्रेजी में मान लेते हैं आपको कोई लिखा है टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, तो ये अंग्रेजी का मुहावरा है एक। अब इसमें क्या हो जाएगा, अभी मुहावरा है, अब इसको आप हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा, टू किल यानी 2 को मारा, 2 बर्ड्स 2 चिड़ियों को मारा, किससे, विथ 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारा। ये हो जाएगा इसका हिंदी में एक प्रकार से शाब्दिक अनुवाद। लेकिन इसका ये अनुवाद नहीं होगा, इसका भाव अनुवाद किया जाना चाहिए मुहावरों का। तो इसमें क्या होगा, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन में क्या हो जाएगा कि एक प्रकार से इसका मतलब होता है कि एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक पंथ 2 काज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक पंथ 2 काज, यानी एक ही रास्ते पर मतलब कि एक ही काम, 2 मतलब कि 2 काम एक ही जो है चीज़ से हमारी निपट गई। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ऐसे ही ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट, ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब क्या होता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या जो कुत्ते काटते हैं वो मतलब जो कुत्ते काटते हैं वो भौंकते नहीं। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। तो ये होता है ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट। ये विषय मुहावरे हैं तो मुहावरे लोकोक्ति की विशेष जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक अच्छे अनुवादक में क्या होना चाहिए, बहुज्ञता और विवेकशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि अनुवादकार किसी सामान्य या अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर से संपन्न होने वाला सामान्यकार नहीं है। जो बहुज्ञ और विवेकपूर्ण होता है वही आदर्श अनुवाद कर सकता है। अनुवादक को स्रोत सामग्री का पूरा ज्ञान होना अपेक्षित है और उसके अंदर बहुज्ञता यानी कि ज्ञानी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा अनुवाद कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, सतर्कता बहुत जरूरी होती है एक अच्छा अनुवाद करते समय। सफल अनुवादक आरंभ से ही अंत तक सतर्क रहता है। यह सतर्कता पाठ चयन में भी, पाठ पठन से लेकर के मूल से मिलान तक, यानी कि जब भी अनुवाद करने के बाद में जब आप उसका मूल्यांकन करते, पुनरीक्षण करते हैं, तब तक आपको एक प्रकार से आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तुलना और संशोधित भाषांतरण तक आवश्यक होती है। मूल लेखन में लेखक जितना सतर्क होता है उतना ही अनुवादक को भी सतर्क रहना आवश्यक होता है। इससे अनुवाद का कार्य जो स्तर होता है वो एक प्रकार से एक स्तर के हिसाब से बनता है, स्तरीय होता है और ठीक ठाक सही तरीके से आगे बढ़ता है। चौथी बात, संदेश निवारणकर्ता होना चाहिए। संदेह निवारणकर्ता, अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी अनुवाद करते दौरान, तो उन्हें निवारण करने की क्षमता भी एक अच्छे अनुवादक की एक क्वालिटी होती है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर, प्रतिभा मनुष्य की प्रतिभा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा एक प्रकार से एक अच्छे अनुवादक की क्वालिटी होती, गुण होता है। क्योंकि प्रतिभा मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त एक सहज देन होती है। यह सफल अनुवादक अनुवाद करने में सहायता देती है। प्रतिभा किसी भी बात को, चाहे वह सीधी सरल हो या कठिन हो, समझ लेने तथा कुशलता से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। छठा इसका उपयोगी है कि समाज और संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। समाज और संस्कृति का ज्ञान होना एक अनुवादक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अनुवादक को दो भाषाओं का एक प्रकार से ज्ञान होगा, दोनों भाषाओं पर प्रभुत्व होगा, दोनों भाषाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों का ज्ञान होगा, तभी वो अच्छा एक प्रकार से अनुवादक माना जाएगा। ये एक प्रकार से क्वालिटी आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार, ये हेडिंग ऐसे डालेंगे। तो जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे तो एक हेडिंग ऐसे आप बना करके डाल सकते हैं। ठीक है। और हेडिंग आप बीच में डालेंगे इस तरीके से। आप यहाँ से हेडिंग डालना प्रारंभ करें। क्या करें, आप यहाँ से ऐसे ऐसे डैश करके, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर बीच में कॉपी में और ऐसे हेडिंग डाल दें, और आसानी से नीचे से 2 एरो पार दें, लाइन पार दें, जैसे भी आप सजाते बजाते ऐसे कर दें। इससे क्या होगा, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके आसानी से आप लिखें। ठीक है। पहला होता है भैया क्या, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद का प्रकार। पहला अनुवाद का प्रकार होता है साहित्य अनुवाद। साहित्य अनुवाद बेसिकली साहित्य की चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। साहित्य अनुवाद में भी काव्य अनुवाद, गद्य अनुवाद, ये सब आपको अनुवाद देखने को मिलते हैं। अनुवाद में एक पक्ष साहित्यिक अनुवाद का भी होता है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं। किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना और परखना बहुत ज़रूरी होता है। तो साहित्य अनुवाद जो होता है, यानी साहित्य में अनुवाद, जैसे कि मान लेते हैं कि अंग्रेजी की कोई रचना है, उसका हिंदी में अनुवाद किया जाए, हिंदी की कोई रचना है उसको अंग्रेजी में, या संस्कृत की कोई रचना है, संस्कृत के तमाम नाटकों के अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में किए गए हैं ऐसे। दूसरा अनुवाद होता है कार्यालयीय अनुवाद। कार्यालय मतलब जो कार्यालय से संबंधित अनुवाद होते हैं, ऑफिस से। तो कार्यालयीय अनुवाद से आशय होता है प्रशासनिक पत्राचार तथा कामकाज के अनुवाद से, यानी कि जब कभी प्रशासनिक पत्राचार या कार्यालय यानी ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पर अनुवाद होता है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद लिखा होता है, तो एक प्रकार से वो एक प्रकार से कार्यालयीय अनुवाद कहलाता है। जैसा कि विदित है कि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का संकल्प ले लिया, लेकिन कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के चलते क्या हुआ, आज तक हिंदी एक प्रकार से कार्यरूप अपना नहीं ले पाई है। आज राजभाषा के विषय पर भारत में द्विभाषिक नीति लागू है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में एक प्रकार से हर एक चीज़ छपती है। जिस अंग्रेजी संविधान ने 10 साल में राजभाषाओं के रूप में पदच्युत करने का प्रारूप दिया गया था कि भाई 10 साल में अंग्रेजी को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा और हिंदी पूर्ण भाषा के रूप में आएगी, वह आज भी अपने स्थान पर किंचित भिन्न रूप में डटी हुई है, और एक प्रकार से अंग्रेजी का एक प्रकार से बोलबाला बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है आपका कार्यालयीय अनुवाद। ठीक है। तीसरा होता है विधिक अनुवाद। विधिक माने जो एक प्रकार से कानून वगैरह में जो अनुवाद होता है, जो जज वगैरह जो न्यायालय में जो रिपोर्ट वगैरह पुलिस में रिपोर्ट हो गई, या न्यायालय में कोई संविधान मतलब कि कोई सुनाया गया फैसला, ठीक है, संविधान का अनुवाद हो गया, तो ये सब इसमें आता है। न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक है। समाचार पत्रों में न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रियाएं संबंधित अनेक समाचार पत्र होते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संकल्प के बावजूद उच्च और उच्च न्यायालय का सारा कामकाज, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सारा कामकाज जो होता है वो अंग्रेजी में ही होता है। सारे निर्णय और सारे अभिलेख अंग्रेजी में होते हैं, और न्यायालय की कार्यवाही जो होती है वो भी अंग्रेजी में ही संपन्न होती है। इसीलिए जब ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में होती हैं तो इनको हिंदी में कन्वर्ट करके आम जनता है जो हिंदी भाषी लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए एक प्रकार से अनुवाद की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो वो होता है आपका विधिक अनुवाद, यानी कानून से संबंधित अनुवाद, न्यायालय से संबंधित अनुवाद आपका होता है विधिक अनुवाद। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा पॉइंट है आंसू अनुवाद। यह अनुवाद रोचक प्रक्रिया है। अंग्रेजी में सामान्य रूप से इसे जो है इंटरप्रिटेशन कहा जाता है आंसू अनुवाद को। आंसू अनुवाद का मतलब होता है सामने आमने 2 लोग हों, हिंदी भाषा का कोई व्यक्ति हो और कोई अंग्रेजी का हो, और दोनों एक दूसरे की बातों को ना समझ पा रहे, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता हो और वो आकर के बीच में अनुवाद करता है, तत्काल अनुवाद। ठीक है। तो जब कोई ऐसा राजनेता देश में आता है जिसे अंग्रेजी भी ना आती हो, और हमारे देश में राजनेताओं के साथ उसकी वार्ता इंटरप्रेटर की सहायता से ही संभव हो पाती है। इंटरप्रेटर वह व्यक्ति होता है जो आगंतुक की भाषा का एक तुरंत और सरल अनुवाद मौखिक रूप से हमारे राजनेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है, और हमारे राजनेता की भाषा का आगंतुक राजनेता के सम्मुख वह
एक ऐसा भाषिक मध्यस्थ है जिस पर वह उत्तरदायित्व होता है कि वह वार्ता को तकनीकी रूप से 100% सही संभव बनाता है। तो आंसू अनुवाद में क्या होता है, तत्काल अनुवाद किया जाता है। आंसू अनुवादक को बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखते हैं अभी राहुल गांधी एक प्रकार से जब कभी कभी बोलते हैं तो मान लेते हैं उनको भाषा नहीं आती मान लेते सारे, या मोदी जी ही मान लेते विदेश गए अंग्रेजी नहीं आती मान लेते उनको, तो आप वही हिंदी में मोदी जी बोलेंगे और तुरंत उसको अंग्रेजी में, एक व्यक्ति होता है वो बोलता रहता है अंग्रेजी में बोल देगा तो अंग्रेजी वाला समझ लेगा, अंग्रेजी वाला राजनेता बोलेगा तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके एक प्रकार से बोल देगा, वो इंटरप्रेटेटर जो होता है, तो वो होता है आंसू अनुवादक, ठीक है, इंटरप्रेटेटर। अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब 5वां पॉइंट है आपका, मतलब 5वां अनुवाद का प्रकार है वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद। तो हमारा समय विज्ञान और तकनीकी का युग है। विज्ञान के बहुआयामी विकास ने मानव जीवन की गतिविधियां ही नहीं बल्कि उसके जीवन मूल्यों को भी कई स्तरों पर बदल दिया है। समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीकी के से संबंधित गतिविधियों के कई समाचार होते हैं और उनके लिए आवश्यक होता है कि अनुवादक पत्राचार को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की पर्याप्त जानकारी हो, जिसके अभाव में अनुवाद हास्यास्पद और विचित्र हो जाता है या हो सकता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान। तो ये होता है आपका वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। छठा होता है आपका वाणिज्यिक अनुवाद, जो कॉमर्शियल इलाकों में या क्षेत्र व्यापार वगैरह में किया जाता है, या क्षेत्र व्यापार के साथ साथ प्रमुखता बैंकिंग वगैरह में व्यवसाय का एक प्रकार से अनुवाद होता है। सर्वविदित है, यानी सभी को पता है कि संपूर्ण विश्व की संचालक शक्ति अब पूंजी हो चली है और भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण और विश्वग्राम जैसी उत्तर आधुनिक अवधारणाएं प्रकारांत से इसी तरह के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो इस तरीके से ये अनुवाद हो गया आपका, ठीक है, आपका अनुवाद हो गया वाणिज्यिक अनुवाद। भूमंडल अब शीत युद्ध के दौर से बाहर आकर के एक ध्रुवीय हो चला है, जिसका संचालन दुनिया के कुछ विकसित देशों के गुट के हाथ में है। इन स्थितियों में पत्रकारिता भी इस तरह का उत्तर आधुनिक अवधारणाओं का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुवाद की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, लिखिए। देखिए अनुवाद के जहाँ पर उसके एक प्रकार से महत्व है, आवश्यकता है, उपयोगिता है, वहीं पर इसके कुछ एक प्रकार से समस्याएं भी हैं अनुवाद के मार्ग में। पहली बात की उचित शब्द के लिए चुनाव की समस्या, उचित शब्द की चुनाव की समस्या पहली समस्या अनुवाद में। अनुवाद की सबसे पहली समस्या होती है उचित शब्दों के चुनाव की। अंग्रेजी भाषा का शब्द भंडार विशाल है, बहुत बड़ा है, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा के अनेक पर्यायवाची शब्द उपलब्ध होते हैं। यदि अनुवादक उनमें उपयुक्त शब्द के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव नहीं कर पाता है तो अनुवाद जो होता है वो अच्छा नहीं दिखता है, उसका वांछित अर्थ संप्रेक्षित करने में असमर्थ रहेगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी शब्द है, उस शब्द का कई अर्थ है। जैसे अभी मैं क्या समझाऊँ, मेरे दिमाग में कोई उदाहरण नहीं ध्यान में आ रहा है। जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ वहाँ पर अंग्रेजी में होते हैं, ठीक है, तो अब उसको एक प्रकार से क्या बोलोगे। जैसे एक ही शब्द है, एक ही मतलब, हिंदी में मान लेते एक शब्द है उसका एक ही अर्थ है, लेकिन अंग्रेजी में उसी शब्द के लिए कई कई शब्द बताए गए हैं, ठीक है। अब उस कई शब्द में से कौन सा शब्द आपको चुनना है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है अनुवाद में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, दूसरी समस्या होती है शब्द प्रयुक्त की समस्या, ठीक है, शब्द प्रयुक्त की समस्या। अनुवाद में भाषा प्रयोग संबंधी अनेक त्रुटियां रह जाती हैं तथा वांछित अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रत्येक शब्द प्रयोग में लाने की अपनी विशिष्टताएं होती है और अर्थ की दृष्टि से उनका विशिष्ट अर्थ होता है, इसीलिए शब्द कौन सा प्रयोग किया जाए इसकी समस्या दूसरी होती है। तीसरी, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की निम्न प्रकृति की समस्या। कभी कभी क्या होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की प्रकृति में पर्याप्त अंतर मिलता है। अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में क्रमशः कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग होता है, पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है और फिर कर्म आता है। जबकि हिंदी में आप देखेंगे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और उसके बाद में क्रिया आती है। जैसे कि मान लेते हैं राम आम खाता है, अब मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए राम, ठीक है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर से लिख दूँ, देखिए यहाँ पर है, ऐसे मैंने लिखा राम आम खाता है, ये आपका हो गया। यहाँ पर राम जो है ये क्या हो गया, यहाँ पर राम कर्ता हो गया, हिंदी बता रहा हूँ, राम कर्ता हो गया, आम क्या हो गया, आम आपका कर्म हो गया, क्या खाता है, कर्म, यानी कि आम खाता है, खाता यानी एक क्रिया हो गई, ठीक है, खाता क्या है, क्रिया है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, ऐसी ही बात करेंगे भैया हम, अगर देखें ऐसे ही हम देखेंगे, अगर इसी को अनुवाद हम कर दें अंग्रेजी में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राम ईट्स मैंगो। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है,
आप सोच रहे होंगे कि सर जी कोई एक उदाहरण आता नहीं, और भी तमाम ट्रांसलेशन में बता सकता हूँ, लेकिन ये सरल है आपके लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट माने क्या होता है, सब्जेक्ट माने होता है आपका कर्ता, यानी कि ये कर्ता हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, राम। लेकिन ईट्स यहाँ पर खाने की अंग्रेजी आ गई, तो यहाँ पर अदला बदली होगा। ईट्स क्या है, ईट्स वर्ब है, यानी कि क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया आ गई यहाँ पर, तो बीच में क्रिया आ गई। और मैंगो आपका लास्ट में चला गया, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका कर्म, ठीक है। तो इस तरीके से कर्म जो होता है अंग्रेजी में लास्ट में आता है, क्रिया बीच में आती है, और कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है। इसमें सब्जेक्ट तो एक साथ आता है, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट और क्रिया ये दोनों आपस में एक दूसरे की अदला बदली हो जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया, बताने का कि अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया का अनुवाद करते समय अनुवादन के भाषा कौशल का परिचय मिलता है, उसको दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये भी एक समस्या होती है। इसके अलावा चौथी समस्या होती है क्लिष्ट भाषा के प्रयोग की समस्या। एक बड़ी समस्या होती क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से संबंधित। प्रायः लक्ष्य भाषा में अनुवादित मतलब अनुदित सामग्री पर स्रोत भाषा की छाया पड़ जाती है, जिसके कारण से अनुदित सामग्री दुर्बाध व क्लिष्ट प्रतीत होती है। जैसे आप हिंदी से कभी कभी अंग्रेजी में जब पेपर छपता है और उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद एक प्रकार से बड़ा जटिल हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे जब यूपीएससी के पेपर में अनुवाद को लेकर के बड़ा एक प्रकार से डिबेट हुआ था, तो यही कारण था कि भाई हिंदी के जो पेपर बनते हैं वो कठिन हो जाते हैं और अंग्रेजी में वही चीज़ें सरल होती हैं। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या पहली मतलब 5वीं समस्या है अनुवाद में। अनुवाद के लिए जिन पारिभाषिक शब्दों का निर्धारण किया गया है वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के मूल या संकर शब्दों के योग से बने हैं, मतलब इन सभी भाषाओं के मिलने से बने हैं। यही कारण है कि इसमें एक रूप का अभाव होता है। क्लियर। तो इस तरीके से कई समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है विश्व संस्कृति के विकास में अनुवाद का क्या योगदान है। तो विश्व संस्कृति के विकास में अनुवाद का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। धर्म, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, राजनीति, संस्कृति आदि के विभिन्न पहलुओं का अनुवाद से अभिन्न संबंध रहा है, जबकि समाज और अनुवाद का संबंध भी नया नहीं है। इस संबंध की जड़ें जो है मानव समाज में काफ़ी पुरानी है। तो विश्व संस्कृति के विकास में अनुवाद बड़ा उपयोगी है। अनुवाद में क्या होता है, विश्व भर में जो ज्ञान विज्ञान की चेतना से मानवीय ज्ञानात्मक और भावात्मक संवेदना को बदला है अनुवाद ने। इसके अलावा अनुवाद को हम सुदृढ़ सेतु के रूप में देख सकते हैं, जो संस्कृति के भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को गतिशीलता प्रदान करता है। विश्व संस्कृति के निर्माण में विचारों के आदान प्रदान का सबसे बड़ा सहयोग एक प्रकार से रहा है। आदान प्रदान अनुवाद से ही संभव हो पाया है। यानी कि आप विश्व की संस्कृतियों को अगर जान पाते तो अनुवाद के सहारे ही जान पाते हैं। अनुवाद कर्म ने सामाजिक चेतना के बदलाव, संघर्ष और टकराहट के प्रबल और सजग प्रक्रिया के रूप में जीवंत रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विश्व की संस्कृति और सभ्यता के बारे में तब आप जान पाते हैं जब एक प्रकार से आप अनुवाद जान पाते हैं, ठीक है। तो आप किसी दूसरे देश के बारे में तभी जान पाएंगे जब आप एक अच्छे मतलब कि आप अनुवाद करेंगे उन चीज़ों को, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शब्दकोश क्या है या शब्दकोश से आप क्या समझते हैं, बताएं। शब्दकोश से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। देखिए कोश द्वारा, कोश माने होता है डिक्शनरी, शब्दकोश माने होता है वर्ड मीनिंग, मतलब वर्ड डिक्शनरी जो होती है, ठीक है। तो कोश के द्वारा शब्दों के रूप और अर्थ की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन के क्रम को जानने में सहायता मिलती है, जो अनुवाद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी एक प्रकार से जो डिक्शनरी होती है उसी को कोश कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, डिक्शनरी। जिसमें जैसे मान लेते हैं कि कोई शब्द, हर एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उस शब्द का वर्ड मीनिंग क्या है, वो शब्द कर्ता है कि क्रिया है कि एक प्रकार से वो शब्द कर्म है, क्या है, वो सब भी लिखा होता है। पूरा व्याकरणिक उत्पत्ति का स्रोत लिखा होता है, तो वो सब आपका कोश होता है। हिंदी भाषा में कोश और कोश शब्द मतलब कोश शब्दकोश तथा खजाना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के लिए यानी कि वर्ड जो है वर्ड डिक्शनरी के लिए किया जाता है, और कोश का प्रयोग खजाना के लिए रूढ़ हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। शब्दकोश की अनेक परिभाषाएं दी गई, जिनमें कुछ परिभाषाएं प्रचलित हैं जो आपके समक्ष दिखाई जा रही हैं। पहली परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, अगर देखें ये भी एक शब्दकोश ही है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी एक शब्दकोश है, ये विश्वकोश है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
कोश की अगर बात की तो कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ जो होते हैं उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतः वर्ण के अनुक्रम में, वर्णाक्रम का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले मान लेते हैं अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी में, सबसे पहले छोटा आ से बनने वाले सारे शब्द लिख देंगे, फिर बड़ा आ से बनने वाले शब्द, फिर छोटी ई से बनने वाले सारे शब्द, फिर बड़ी ई से, फिर इसके अलावा ऊ से, फिर बड़ा ऊ से। इस तरीके से ये वर्ण क्रम है, यानी कि आ, का, मान लेते हैं ऐसे का, खा, फिर गा, इस तरीके से आएगा। का वाले जितने शब्द हैं सब खत्म हो जाएंगे तब खा वाले आएंगे। ये वर्ण अनुक्रम होता है। तो वर्णानुक्रम में दिए रहते हैं प्रायः शब्दों के उच्चारण और उनकी व्युत्पत्ति और प्रयोग का विवरण जो होता है उनमें दिया रहता है कि भाई ये शब्द कैसे बना, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको डिक्शनरी में दी होती है। दूसरा परिभाषा दी गई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी एक कोश है। ये इसमें कोश की परिभाषा दी गई कि कोश के बारे में कहा गया कि कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतया वर्ण अनुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन उसमें लिखा होता है। तो ये कोश की परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गई है। इसके अलावा तीसरा आपका है मानक हिंदी कोश। मानक हिंदी कोश ये भी एक प्रकार से, मानक हिंदी कोश हिंदी का एक प्रकार से डिक्शनरी है जिसमें हिंदी के जो शब्द हैं उनके अर्थ लिखे हुए हैं। तो मानक हिंदी कोश में कोश के बारे में कहा गया कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए होते हैं और उनके आगे उनके अर्थ दिए होते हैं। तो ये होता है आपका कोश। अगला प्रश्न है कोशों के प्रकार का उल्लेख कीजिए। कोश कितने प्रकार के होते हैं? तो कोश विभाजन के जो मत प्रचलित हैं उनमें मूलतः 3 प्रकार हैं। पहला होता है व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति कोश, दूसरा होता है पुस्तक कोश और तीसरा होता है भाषा कोश। व्यक्ति कोश जो होता है जब किसी एक व्यक्ति के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को आधार बना करके कोश का निर्माण किया जाता है तो उसको बोलते हैं व्यक्ति कोश। जैसे कि शेक्सपियर की रचना मतलब शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर ने जितनी चीज़ें कही हैं उनको एक कोश में रख दिया, उनके द्वारा बताए गए शब्दों को एक पुस्तक बना दी गई। तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा, जयशंकर प्रसाद ने जो कहा, या महादेवी वर्मा ने जो एक प्रकार से लिखा, उनको एक प्रकार से आधार बना करके और आप एक कोश तैयार करें तो व्यक्ति कोश होगा। दूसरा कोश होता है भैया आपका पुस्तक कोश। ठीक है, पुस्तक कोश की अगर बात की जाए तो पुस्तक कोश उस कोश को कहते हैं जिसमें किसी एक ग्रंथ के प्रयुक्त शब्दों को आधार बना करके कोश का निर्माण किया जाए। एक ग्रंथ जैसे कि मान लेते हैं तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस में जितने शब्दों का प्रयोग किया गया उनमें से बढ़िया बढ़िया शब्दों को छांट करके एक पुस्तक बनाई जाए तो उसके अर्थ को लिखा जाए तो रामचरितमानस वो हो जाएगा आपका पुस्तक कोश। अगला है साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत पुस्तक को आधार बना करके एक कोश बनाया जाए। या अंधेरे में कविता जो है मुक्तिबोध की है, इसको एक प्रकार से आधार बना करके लिखा जाए। ठीक है, इस तरीके से और भी तमाम प्रकार के कोश हैं। तो ये सब पुस्तक कोश होते हैं जब किसी एक प्रचलित पुस्तक के आधार पर शब्दों का एक प्रकार से लिखा जाए, शब्द और अर्थ की पुस्तक बनाई जाए तो वो होता है आपका कोश। ठीक है, व्यक्ति कोश वो होगा आपका जो है पुस्तक कोश। तीसरा होता है भाषा कोश। भाषा कोश को भाषा कोश एक भाषा का हो सकता है और एक से अधिक भाषाओं का भी हो सकता है। एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश कहते हैं। जैसे कि हिंदी मतलब हिंदी का एक शब्द दिया हुआ है, उसी का हिंदी में अर्थ दिया हुआ है तो हो जाएगा हिंदी कोश। या फिर अंग्रेजी कोश, कोई अंग्रेजी का शब्द है फिर अंग्रेजी में ही उसकी वर्ड मीनिंग दी गई है तो वो अंग्रेजी कोश होगा। ठीक है, इसी तरीके से द्विभाषिक कोश जो होता है जिसमें 2 भाषाएं होती है, जैसे मान लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश है या अंग्रेजी और हिंदी का, यानी कि हिंदी में जो चीज़ें लिखी हैं उसकी अंग्रेजी में अर्थ लिखा है, अंग्रेजी में जो चीज़ें लिखी हैं उसका हिंदी में अर्थ लिखा है तो हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। ठीक है, तो भाषा कोश भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। भाषा कोश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वर्णनात्मक भाषा कोश जिसमें शब्दों का वर्णन किया जाता है। दूसरा होता है ऐतिहासिक कोश जिसमें क्या होता है शब्दों का इतिहास यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई इसका मेंशन होता है। और तीसरा होता है तुलनात्मक, यानी कि एक प्रकार से दूसरी भाषा की शब्दों से उसकी तुलना करी जाती है। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये होता है कोश के बारे में, कोश के प्रकार जो मैंने आपको बताया। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा इसमें नहीं जो ना आए आपकी परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट से वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कोशों की उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। देखिए, मानव ज्ञान की प्रगति के साथ साथ अन्य विषयों की तरह कोशों की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। कोश अब मात्र संदर्भ ग्रंथ ही नहीं रह गए हैं, उनके प्रयोग के नए आयाम सामने आए हैं। भाषा शिक्षण, भाषा नियोजन, तकनीकी शब्दावली का गठन और सामग्री निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में कोशों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि के साथ साथ दुनिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच नाना प्रकार के आदान प्रदान, चाहे वह विचार स्तर के हों या वस्तु या तकनीक के स्तर पर बढ़ रहे हों, इसके लिए एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। अनुवाद करने पड़ते हैं। इन सब के लिए द्विभाषी या बहुभाषी कोशों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब एक अनुवादक एक प्रकार से किसी वर्ड की मीनिंग नहीं जानता है तो एक प्रकार से जो अनुवादक होता है वो सहारा किसका लेता है, कोशों का सहारा लेता है, और कोश में उस शब्द के अर्थ वगैरह लिखे रहते हैं, उत्पत्ति लिखी रहती है। ठीक है, तो अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कोश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, थियारस क्या है। थियारस, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। थियारस की परिभाषा दीजिए। थियारस शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है शब्दों का भंडार। ठीक है, शब्दों का भंडार, यानी कि थियारस भी एक प्रकार से शब्दकोश से ही संबंधित है, अथवा संग्रह या एक प्रकार से जो है शब्दों का भंडार, ये होता है थियारस का मतलब। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में थियारस की अवधारणा सन 1950 ईस्वी में देखी जा सकती है। हेलेन ब्राउनसन ने 14 मई 1957 ईस्वी में वर्गीकरण पर आयोजित डार्किंग सम्मेलन में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। थियारस का सूचना पुनर्प्राप्ति हेतु किया था। तब से लेकर के इसका प्रयोग अनुक्रमणीकरण की भाषा एवं प्रक्रिया में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। आज थियारस शब्द जो है अनेक परिप्रेक्ष्यों में अनेक दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता है, परिवर्तित कर दिया गया इसको। इसमें पर्याप्त सुविधा मिलती है। इस प्रकार थियारस जो है शब्दकोश का एक पर्यायवाची शब्द है, यानी कि थियारस जो शब्दकोश होता है, वर्ड में वो जो डिक्शनरी होती है, उसी का डिक्शनरी का ही मतलब थियारस होता है, शब्दकोश होता है। इसका दूसरा नाम इसी परिप्रेक्ष्य से इसको हम विशिष्ट शब्द सूची भी कहते हैं। तो विशिष्ट शब्द सूची बोलो या फिर शब्दकोश बोलो या डिक्शनरी बोलो, बात एक ही है, थियारस वही होता है। देखें, इसमें थियारस में आपका सबसे पहले देखेंगे, थियारस में आपका पहला पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने थियारस को खजाना कहा है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसमें थियारस का अर्थ खजाना बताया गया है, या ज्ञान के भंडार गृह के रूप में बताया गया है। जैसे शब्दकोश, विश्वकोश आदि के रूप में भी परिभाषित किया गया है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। ठीक है, थियारस को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, ए रायजादा के अनुसार थियारस जो होता है अर्थगत संबंधित पदों किसी खास करके किसी की सक्रिय नियंत्रित शब्दावली है जो ज्ञान के किसी विशेष अधिकार क्षेत्र का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाकर के ए रायजादा ने कहा कि थियारस भी एक प्रकार से क्या होता है, एक शब्दों की एक प्रकार श्रृंखला होती है, इसमें शब्द एक प्रकार से उसके अर्थ भी मेंशन होते हैं। तो कुल मिलाकर के डिक्शनरी का, थियारस का मतलब भी डिक्शनरी ही होता है। ठीक है, कोश ही होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उच्चारण कोश क्या है। उच्चारण कोश से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उच्चारण जो होता है किसी भी कोश का महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रायः सभी स्तरीय वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक कोशों में उच्चारण भी दिया जाता है। यह उच्चारण कभी कभी प्रविष्टि के साथ साथ दिया जाता है और कभी कभी प्रविष्टि के अंत में दिया जाता है। कामिल बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश, चतुर्वेदी तिवारी के व्यवहारिक हिंदी अंग्रेजी कोश और अंग्रेजी के वेबस्टर, चैम्बर्स और ऑक्सफोर्ड आदि जो कोश हैं उसमें उच्चारण भी दिए गए हैं, मतलब कि साथ ही मतलब शब्द को कैसे पढ़ा जाए ये भी लिखा गया है। ठीक है, परंतु इन्हें पूर्ण रूपेण उच्चारण कोश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें मानक उच्चारण तो दिया गया है लेकिन उससे संबंध बारीकियां इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसको पूर्ण उच्चारण कोश नहीं कह पाते हैं। वहीं उच्चारण कोश में शब्द के प्रचलित एकाधिक उच्चारण दिए जाते हैं, किंतु अधिक प्रचलित या मानक उच्चारण को जरूर सांकेतिक किया जाता है। जैसे आप अगर गूगल पर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उसका उच्चारण भी आपको मिल जाता है। तो उच्चारण कोश का मतलब होता है कि जिसमें उसका उच्चारण भी दिया हो कि कैसे इस शब्द को कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोलना है। ठीक है, उच्चारण कोश में शब्दों के स्वर, व्यंजनों का सही उच्चारण, अक्षरों का विभाजन, बालाघात यानी किस शब्द पर ज़्यादा बल देना है, किस पर नहीं देना है, ये सब क्षेत्रीय और समाज के स्तरीय उच्चारणों को भी अंकित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो उच्चारण जैसे आप देखते हैं कि भारत में ही आप देखेंगे बिहारी के लोग क्या बोलते हैं, जैसे उसमें उकारांत मतलब कि आकारांत लास्ट में आ होगा। जैसे मान लेते हैं कि मतलब कि इकारांत, या ऐसे आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी में, तो अपने यहाँ पर क्या होता है, का हो खाना खायो खायो। अब यहाँ पर हम बोलते खाना खायो, गोंडा में खाना खायो,
फैजाबाद में थोड़ा सा सुल्तानपुर में जाएंगे, का हो खाना खाया कि नहीं खाया, चला नहावा, ये होता है। गोंडा में क्या बोलेंगे, चलो नहाओ। अब यही खाना खाने पर बोलेंगे बहराइच के साइड में अगर आप जाएंगे तो बहराइच में क्या बोलेंगे, का हो खैका वैका की हो, या कोई बोलेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे। और हम लोग क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, बहराइच वाले कोई बोलेंगे। और ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो एक प्रकार से अब फैजाबाद वाले आबा बोलेंगे, आबा जाबा नहाबा खाबा। गोंडा वाले बोलेंगे आबो जाबो नहाबो खाबो। बहराइच में ही बोलेंगे आइबो जाबो नहाइबो खइबो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, अवधि के ही ये कई रूप हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, उच्चारण जो होता है अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगहों पर होता है, तो उन सभी का भी वर्णन उच्चारण कोश में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भाषिक कोश किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो किसी भी भाषा के कोश को भाषा कोश या भाषिक कोश कहा जाता है। जैसे हिंदी कोश, अंग्रेजी कोश, बोली और भाषा की दृष्टि से भाषा कोश अपनी प्रकृति के अनुसार अनेकों अनेक भागों में समान होते हैं। मुख्य रूप से भाषिक कोश 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वर्णात्मक कोश, दूसरे होते हैं ऐतिहासिक कोश, तीसरे होते हैं तुलनात्मक कोश। मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। तो ये होते हैं आपके भाषिक कोश जो कि भाषा से संबंधित होते हैं। कुछ विद्वान ने कोश को मात्र 2 भागों में बांटा है, जो है उसमें शब्दकोश और अन्य कोश के बारे में बताया। फिर शब्दकोश को पुस्तक कोश और साहित्य कोश 2 भागों में बांटा। भाषा कोश, बोली कोश आदि भागों में विभाजित करते हैं। भाषा को भी एक भाषी और बहुभाषी रूप में विभाजन करते हैं, ठीक है। पुनः एक भाषी कोश के अंतर्गत तुलनात्मक, व्युत्पत्ति, पर्याय, विलोम, उच्चारण कोश, ये तमाम प्रकार के कोशों में बांटते हैं। तो इन सभी आधार पर अनेक भेद किए गए भाषा मतलब कि कोश के। वहीं अन्य कोश के अंतर्गत विश्व कोश आ गया, पारिभाषिक कोश आ गया, उद्धरण कोश आ गया, सूक्ति कोश आ गया, मुहावरा लोकोक्ति कोश आ गया, नाम कोश आ गया। इन सभी को रखते हैं अन्य कोशों में। तो इस तरीके से कोश के कई प्रकार हैं। अब आइए इसमें हम थोड़ा अन्य कोशों में विश्व कोश के बारे में जानते हैं कि भाई ये विश्व कोश है क्या। विश्व कोश को एक प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। विश्व कोश से आप क्या समझते हैं। विश्व कोश की अगर बात की जाए मेरे भाई, विश्व कोश की अगर बात करें तो विश्व कोश, विश्व को मतलब कि विश्व ज्ञान कोश भी कहते हैं। विश्व कोश, विश्व ज्ञान कोश या ज्ञान कोश, अंग्रेजी में इनसाइक्लोपीडिया, ऐसी पुस्तक को कहते हैं जिसमें विश्व भर की तरह तरह की जानने लायक बातों का समावेश किया जाता है। विश्व कोश का अर्थ है कि विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। अतः विश्व कोश वह कृति है, वह रचना है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का सन्निवेश होता है। इसमें वर्ण अनुक्रमिक रूप से यानी कि वर्ण के अनुक्रम के हिसाब से रूप में व्यवस्थित होता है। ये अन्य विषयों पर संक्षिप्त किंतु तथ्यपूर्ण निबंधों का संकलन रहता है। यह संसार के समस्त सिद्धांतों और पाठ्य सामग्री के रूप में काम करता है। विश्वकोश अंग्रेजी शब्द एनसाइक्लोपीडिया का समानार्थी शब्द है, जो ग्रीक शब्द एनसाइक्लोपीलियस मतलब इंसाइक्लियास से बना हुआ है, जिसमें एन का मतलब होता है ए सर्किल तथा पीडिया का मतलब पीडिया से बना है एजुकेशन। एन सर्किल और पीडिया से मतलब कि एन से क्या बना है ए सर्किल और पीडिया से बना है एजुकेशन, इससे निर्मित हुआ है। इसका अर्थ होता है शिक्षा की परिधि अर्थात निर्देश का सामान्य पाठ्य विषय, ठीक है। इस तरीके से ये आपका होता है विश्वकोश, जिसमें विश्व की समस्त जानकारी बयां करी जाती है। इस किस्म की बातें अनंत हैं, इसलिए इसमें किसी विश्व ज्ञान कोश को कभी पूरा हुआ घोषित नहीं किया गया, क्योंकि कभी भी संपूर्ण जानकारी किसी एक पुस्तक में आप नहीं बयां कर सकते हैं। आजकल एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया ये सब हैं। गूगल पर आपको एक प्रकार से क्रोम ब्राउज़र से सर्च करेंगे तो आपको विकीपीडिया या इनके बारे में विकीपीडिया पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो विश्व ज्ञान कोश में सभी विषयों के लेख हो सकते हैं, किंतु एक विषय वाले विश्वकोश भी होते हैं। विश्वकोश में उप विषय यानी टॉपिक होते हैं, उस भाषा के वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए होते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जानकारी होती है सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। अलग अलग विषय के अलग अलग कोश भी होते हैं, और एक संपूर्ण कोश के लिए आपका ये होता है विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन से मिथक कोश क्या होता है, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। मिथक कोश क्या है। मिथक कोश क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। मिथक शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द का ही समानार्थी शब्द है। मिथ माने होता है झूठा। वैसे तो मिथ माने क्या होता है, एक प्रकार से एक बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें। इससे पहले मिथ मतलब होता है जिसका कोई फैक्चुअल जानकारी या फैक्ट ना मिलता हो या तथ्य ना मिलते हों, मतलब एक कही सुनाई बातों पर विश्वास, ये मिथ होता है। तो मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द का है समानार्थी शब्द है, हिंदी रूपांतरण है अथवा पर्यायवाची शब्द है।
अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथॉम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आप्त वचन, मौखिक कथा या अव्यक्त मतलब कि आतक्रय कथन, मतलब या एक ऐसी कथा जिसे कहने और सुनने वाले इसे सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी तथ्य समझते हैं। मिथ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है लोगोस, यानी तर्क को माना जाता है। यानी कि मिथ जो होता है इसमें तर्क नहीं दिया जाता है। जितने भी पौराणिक ग्रंथ होते हैं किसी भी धर्म के, वो सब मिथ पर ही आधारित होते हैं। पौराणिक कथाएं जो होती हैं वो सब मिथ पर आधारित होती हैं, ठीक है। जबकि जो तर्क होता है विज्ञान पर आधारित होता है। लोगोस जो होता है इसको बोलते हैं, लोगोस से बना लॉजी, जो कि शास्त्र या विज्ञान होता है। ये विज्ञान पर आधारित है और वो कला पर आधारित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मिथक की बात की तो मिथक संस्कृत का प्रमाणित शब्द नहीं है। संस्कृत के मिथ शब्द के साथ कर्तावाचक का प्रत्यय जोड़ने से ही इसकी निर्मिति हुई है। मिथकों को विद्वानों ने अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री एजी गार्डनर के द्वारा किए गए विभाजन के अनुसार मिथकों की संपूर्ण वस्तु परिधि को 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उनके विभाजन के आलोक के आधार पर मिथक के कुछ प्रकार प्रस्तुत हैं। जैसे कि मिथक में आपका पहला मिथक होता है ऋतु परिवर्तन के संदर्भ वाले मिथक, ठीक है। जब जैसे ऋतुएं जो परिवर्तित होती हैं इसकी अपनी जानकारी दी गई है इसमें। इसके अलावा विशिष्ट प्राकृतिक संदर्भों के मिथक, जो प्राकृतिक संदर्भों के बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, प्राकृतिक मिथक होते तीसरे। चौथा सृष्टि जन्म संबंध मिथक, यानी सृष्टि के जन्म के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कथाएँ प्रचलित हैं, ठीक है। पांचवी है देवत्व संबंधी मिथक, देवताओं को लेकर के कि भाई ये देवता है, इसके मालिक है, वो देवता उसके संचालक हैं, ये सब देवताओं संबंधी मिथक हैं। इसका छठा है प्राणी जन्म संबंधी मिथक। सातवां है जीव के आवागमन संबंधी मिथक कि भाई जो है जीवों का आवागमन कैसे होता है, मोक्ष क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब मिथक इसमें आते हैं। इसके अलावा धीर उदात्त और वीर नायकों संबंधी मिथक, धीर उदात्त और वीर ये सब नाटकों में नायक होते हैं, इनके मिथक। सामाजिक क्रियाकलापों का मिथक, संस्थाओं संबंधी मिथक। इसके अलावा मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का मिथक की मृत्यु के बाद में आत्मा एक भ्रमण करती है, भूत पिशाच जो होते हैं, ये सब मिथक पर ही आधारित चीज़ें हैं। तो ये सभी मिथ है। मिथ माने जो पौराणिक चीज़ें होती है वो सब मिथ के अंतर्गत आती है, तो ये सब मिथक कोश होते हैं। जितने भी अलग अलग धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब मिथकों पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक व्याख्या नहीं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो वेद वगैरह होते हैं वो एक प्रकार से मिथकों पर आधारित एक प्रकार से नहीं होते हैं कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अधिकतर चीज़ें जो होती हैं उसमें तर्क के साथ दी गई हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुराण कोश से क्या तात्पर्य है? पुराण शब्द जो है पुरा और अण दो शब्दों की संधि से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना या प्राचीन। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन। पुराण, पूरा शब्द का अर्थ होता है अनागत या अतीत होना। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, अर्थात जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों और शिक्षाओं, नीतियों, नियमों, घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे, उसी को पुराण कहते हैं, ठीक है। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना करी थी उसे ही पुराण के नाम से जाना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में पुराण सृष्टि के प्रारंभ से माने गए हैं, इसलिए उन्हें सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। पुराण में आपके जैसे पुराण में आपके वेद भी आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे तो वेद आपके 4 होते हैं, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराणों की संख्या 18 है, तो पुराण एक प्रकार से वो पुराण होते हैं। लेकिन पुराण का एक प्रकार से अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो पुराण का मतलब सबसे प्राचीन, ठीक है। इसीलिए इन्हें सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ मान लिया जाता है। सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ वैसे पुराण या फिर वेद ही हैं, ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ मान लिया जाता है, किंतु ये बहुत बाद की रचना है। सूर्य के प्रकाश की भांति पुराण को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जैसे सूर्य जो होता है अपनी किरणों से अंधकार हटा करके उजाला कर देता है, उसी प्रकार पुराण जो होता है अपनी ज्ञान रूपी किरणों से क्या करता है, मानव के मन में जो अंधकार होता है उस अंधकार को दूर करके सत्य के प्रकाश का ज्ञान कर देता है। सनातन काल से ही जगत पुराणों की शिक्षाओं और नीतियों पर ही आधारित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पुराण होता है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, परिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। परिभाषिक शब्दावली का क्या स्वरूप है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो देखें, शब्दों की वह व्यवस्था जिसका किसी विशिष्ट मानवीय प्रकृति या गतिविधि के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित ज्ञान विज्ञान में प्रवीण व्यवस्थित
प्रवीण व्यक्ति के लिए विशेष महत्व हो, परिभाषिक शब्दावली कहलाती है। परिभाषिक शब्दावली का एक ही अर्थ होता है और परिभाषिक शब्दावली की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार से फिक्स होती है, उसका अर्थ फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इसका अर्थ यही होगा और एक ही शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस परिभाषा को चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में दिया गया है। यह सामान्य भाषा से भिन्न होती है। परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्द विशेषज्ञों और टेक्नीशियनों के द्वारा जो है आविष्कृत की जाती है, उसके द्वारा बनाई जाती है, अनुकूलित की जाती है, जो विद्वान लोग होते हैं वो बनाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने में सहायता प्राप्त होती है तथा विचार को सटीक और सार्थक अभिव्यक्ति मिलती है। क्योंकि परिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा दी जा सकती है, एक बड़े शब्द होते हैं, बड़ी विषय वस्तु को अपने आप में समेटे हुए होते हैं, छोटे छोटे से छोटा परिभाषिक शब्द, जैसे कि आप देखते हैं कार्यालयी हिंदी अपने आप में परिभाषिक शब्द है, संक्षेपण परिभाषिक शब्द है, प्रारूपण टिप्पणी सर ये सब परिभाषिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अनुवाद भी एक परिभाषिक शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रत्येक शब्द या शब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त व्यवस्था होती है। भारत में वैज्ञानिक विचार अपने अन्वेषण माने खोज पश्चिम से आ रहे हैं, जिससे भारतीय भाषाओं में इन्हें रूपांतरित करने की आवश्यकता अनुभव हुई है। ठीक है, इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके सभी भारतीय भाषाओं में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण पर जोर दिया गया है और परिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, विभिन्न विषयों के कोषों का निर्माण इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया गया है ताकि परिभाषिक शब्द उसमें लिखे रहें। परिभाषिक शब्द ऐसे जैसे कि कोई क्षेत्र में कोई खोज हो जाती है, कोई शोध होता है, कोई अन्वेषण होता है, कोई रिसर्च होती है, उसके बाद में कोई शब्द आता है तो एक प्रकार से हर एक देश का शब्द अपने अपने हिसाब से देते हैं। भारत में कोई खोज होगी तो भारत अपने हिसाब से शब्द देगा। ठीक है, अमेरिका में होगी तो अमेरिका अपने हिसाब से शब्द देगा, रूस अपने हिसाब से शब्द देगा। तो इस तरीके से जैसे प्रक्षेपास्त्र बहुत सारे लोग छोड़ते हैं तो उनका अपना अपना अर्थ होता है। अब उसको आप अपनी अपनी भाषा में समझेंगे तो उसको डायरेक्ट कभी कभी अपनी भाषा के शब्दकोश में हम शामिल कर लेते हैं, कभी कभी उसको अलग करके चेंज करके शामिल करते हैं, लेकिन उसका परिभाषिक शब्द वो हो जाता है, उसका एक ही शब्द होता है और उसका मतलब वही होता है केवल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हिंदी में इस कार्य को काशी नगरी प्रचारी सभा ने किया खूब ज़्यादा। नगरी प्रचारी सभा, बनारस विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, भारतीय भाषा परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, डॉक्टर सुख संपत्ति राय भंडारी, डॉक्टर रघुवीर और भारत सरकार के द्वारा किया गया ये सब काम बहुत ज़्यादा। इस संबंध में रोचक बात यह है कि देश में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से जुड़े हुए व्यवस्थित कार्य किए गए हैं बहुत सारे। उन सभी का यह प्रयास रहा है कि उनके द्वारा बनाए गए परिभाषित शब्द भारतीय भाषाओं में खप सकें, भारतीय भाषाओं में शामिल हो सकें। इस तरीके से बनाए गए परिभाषिक शब्द। ठीक है, आगे देखें। परिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता क्यों है, इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो परिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता की समस्या एक जटिल समस्या है। भारत सरकार ने जिन शब्दावलियों का निर्माण कराया है उनमें एक ही शब्द के लिए भिन्न भिन्न पर्याय हैं। भारत सरकार के कार्यालयों में इस समय मुख्य रूप से 5 शब्दावलियाँ चल रही हैं। पहली है संविधान शब्दावली, जो कि संविधान से संबंधित प्रश्नावली मतलब संविधान से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावली हैं वो। दूसरी है संसद भवन से संबंधित या संसद से रिलेटेड शब्दावलियाँ। तीसरी है आकाशवाणी शब्दावलियाँ और चौथी है वैज्ञानिक शब्दावलियाँ और पाँचवीं है तकनीकी शब्दावलियाँ। इनके अस्थायी आयोग की शब्दावली और मतलब कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अस्थायी आयोग की शब्दावली और पाँचवीं विधि शब्दावली यानी कानून से संबंधित शब्दावली। तो ये सब शब्दावलियाँ जो हैं एक प्रकार से इसमें परिभाषिक शब्दावलियाँ एक प्रकार से बहुत होती हैं। इन प्रमाणिक शब्दावलियों के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपनी शब्दावली का भी प्रयोग करता रहा है। भारत में जितने भी हिंदी भाषा राज्य रहे हैं, हिंदी भाषी राज्य, उनकी अपनी अपनी शब्दावलियाँ हैं। ये शब्दावलियाँ कई बार केंद्र सरकार के कार्यालयों के द्वारा प्रयुक्त की जा रही शब्दावलियों से मेल नहीं भी खाती हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से वो मान्य है और आगे लोग उसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अनुवाद में पुनरीक्षक के एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। चले, तो अनुवाद में पुनरीक्षक के अपेक्षित गुणों का वर्णन कीजिए। पुनरीक्षक का मतलब क्या होता है, जांच करना। किसकी जांच करना, अनुवाद मान लेते हैं आपने कर लिया,
अनुवाद करने के बाद में उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, इसकी जांच कर लेना ही एक प्रकार से पुनरीक्षण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुनरीक्षण की अगर बात की जाए तो पुनरीक्षण को सजग और सचेत होना चाहिए। गिद्ध दृष्टि अर्थात ईगल आई रखनी चाहिए पुनरीक्षण को, कि कोई भी गलती अनुवाद में, जैसे जो मूल भाषा में चीज़ें हैं वही स्रोत भाषा में हूबहू हो, तब एक प्रकार से अच्छा अनुवाद होता है। तो इसकी जांच करना एक प्रकार से पुनरीक्षक का काम होता है। दूसरी बात, उसे अनुदित सामग्री के विषय का समय ज्ञान होना चाहिए, यानी जो अनुवाद किया गया उसका पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई अनुवाद क्या किया गया और किस चीज़ का अनुवाद करना था। इसके अलावा एक ही परिवार की सहभाषाओं के शब्दों और प्रयोग की सामान्य जानकारी भी उसको होनी चाहिए एक अनुवादक को। इसके अलावा पुनरीक्षक में भाषा विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा उसे व्यापक सामान्य ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से पुनरीक्षक को अनुवादक का पूरक होना चाहिए, क्योंकि अनुवादक यदि हृदय यानी भाव पक्ष है तो पुनरीक्षक जो है उसका मस्तिष्क पक्ष यानी विचार पक्ष होता है। अगर मान लेते कोई चीज़ें अनुवादक से गड़बड़ा भी गई हैं तो एक पुनरीक्षक जो होता है उस गड़बड़ी को ठीक कर देता है। तो पुनरीक्षक का मतलब या पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोई काम किए, मतलब कोई अनुवादक ने कोई काम कर दिया, अनुवाद ने किसी भाषा का अनुवाद किया किसी दूसरी भाषा में, अब अनुवाद से किसी कारण के वश में कोई त्रुटि हो गई है, तो उस त्रुटि को एक प्रकार से खोजना और उस त्रुटि को सही करना एक पुनरीक्षक का काम होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी पुनरीक्षक और अनुवादक एक ही होता है कि उसने पहले अनुवाद किया फिर बाद में उसने चेक किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है अनुवादक एक प्रकार से और पुनरीक्षक अलग अलग होते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अनुवादक और पुनरीक्षक दोनों अलग अलग ही होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने एक प्रकार से कोई गलती करी तो दूसरे व्यक्ति वो गलती नहीं करेंगे और उस गलती में सुधार जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो उसे छठा पॉइंट क्या है आपका, पुनरीक्षक को बहुपाठित यानी कि वेल रीड और बहुज्ञ होना चाहिए। उसको एक प्रकार से सारी जानकारी होनी चाहिए और हर चीज़ जब वो जानेगा तभी एक प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सातवां पॉइंट ये है कि पुनरीक्षक में सृजनात्मक क्षमता यानी कि क्रिएटिव जो है एक प्रकार से कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका जो है ये भी पॉइंट ठीक है। इसके अलावा एक पुनरीक्षक के अंदर और भी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुनरीक्षक जो होता है वो एक प्रकार से अनुवाद जो होता है उसको एक प्रकार से चेक करता है। तो इसका यह है उसे अद्यतन सामाजिक स्थिति और परिवर्तनों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है उसको पुनरीक्षक को संशोधक और संपादक यानी एडिटर की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए, अर्थात उसके अनुवाद में जो है तारतम्यता और अंतः संबंध बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा एक पुनरीक्षक होना चाहिए। इसके अलावा पुनरीक्षक में सहज बुद्धि, विवेकपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी एक प्रकार से अच्छा है वो पुनरीक्षक माना जाएगा। 11वां ये है कि उसे जनजीवन को प्रभावित करने वाले यांत्रिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक खोज और औद्योगिक विकास से समानता परिचित होना चाहिए, कि भाई जो भी वैज्ञानिक खोज हुई है, यांत्रिक परिवर्तन हुए हैं या औद्योगिक विकास हुआ है उन सभी से परिचित होना चाहिए उसको। इसके अलावा उसमें तटस्थता, निर्णय यानी कि जो है इम्पॉरिटी एंड डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए, मतलब कि निर्णय और तटस्थता लेने की क्षमता जो है एक प्रकार से एक पुनरीक्षक के अंदर होनी चाहिए, तभी एक प्रकार से वो अच्छा पुनरीक्षक माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है अनुवाद का मूल्यांकन की समस्या, मतलब अनुवाद मूल्यांकन की क्या अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। एक होता है अनुवाद का मूल्यांकन करना, एक होता है अनुवाद का पुनरीक्षण करना। तो अनुवाद का मूल्यांकन करना जो होता है एक प्रकार से वो क्या होता है, तो असेसमेंट और ट्रांसलेशन एक्विलेशन, इन दोनों शब्दों का संबंध जो है अनुवाद की गुणवत्ता के परीक्षण से संबंधित होता है। मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि अनुदित पाठ जो है वो मूल पाठ के स्तर का है कि नहीं है, बस ये देखा जाता है। उसे मूल पाठ का सहपाठ माना जाता है अथवा नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है मूल्यांकन में कि मूल पाठ से अलग रखे जाने पर, स्रोत भाषा से अनभिज्ञ लक्ष्य भाषी द्वारा पढ़े जाने पर अनुदित पाठ में वह संदेश आशयपूर्ण रूप से मिलता है कि नहीं मिलता है जो मूल पाठ में मिलता था। अगर वही एक प्रकार सब कुछ मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अनुवाद एक प्रकार से ठीक नहीं है। अंग्रेजी में असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट यहाँ पर कर लेंगे असेसमेंट और जो है एवोल्यूशन, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के अर्थ में अंतर मिलता है। एवोल्यूशन माने मूल्यांकन और असेसमेंट माने भी मूल्यांकन ही होता है।
तो असेसमेंट और इवेल्यूशन अंग्रेजी के दोनों शब्द हैं, दोनों अर्थ में अंतर मिलता है, किंतु हिंदी में मूल्यांकन में इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है एक ही होता है। इन दोनों का मतलब मूल्यांकन ही होता है। ठीक है। अनुवाद के मूल्यांकन और परीक्षण के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। परीक्षण और मतलब कि अनुवाद का मूल्यांकन और परीक्षण, ये दोनों, परीक्षक का मैंने अभी बताया ना कि परीक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो परीक्षक का क्या होता है कि भाई एक प्रकार से अनुवाद जो हुआ है सामग्री उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में उसमें जो त्रुटि होगी उसको ख़त्म भी करेगा। लेकिन मूल्यांकन जो होता है उसकी जो है चीज़ें जो अच्छा है अच्छाई बताएगा और बुराई भी बताएगा। तो मूलनिष्ठ अनुवाद और लक्ष्य भाषानिष्ठ अनुवाद में कौन सा अच्छा अनुवाद है, इस बारे में कई पद्धतियों का विकास हुआ। इन पद्धतियों को प्रभाववादी और व्यवहार